दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मौजूदा वक्त में आप सिर्फ दो आवाजें सुन पा रहे होंगे। एक आवाज राहुल गांधी की है जो सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेते हैं। दूसरी आवाज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है जो सीधे निशाने पर सचिन पायलट को लेते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के हर निर्णय, हर नीति को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा करने से चूक नहीं रहे हैं। अशोक गहलोत सचिन पायलट को हर तरीके से दफन कर देने की स्थिति में है और जिस अंदाज में वो हमले कर रहे हैं वो अंदाज बतलाता है कि अब वो कुछ भी बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है। तो फिर कांग्रेस के भीतर ऐसा क्या हो रहा है जिस वक्त मौजूदा देश की परिस्थितियों में कांग्रेस एकजुट होकर संघर्ष करते हुए बीजेपी को धराशायी करती हुई नजर आनी चाहिए, वहां पर उसके अपने नेता अपने ही नेता से लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ इस देश के भीतर में जब कोई भी छत्रप या विपक्ष का कोई भी नेता इस देश के प्रधानमंत्री पर सीधे टीका टिप्पणी तक करने से बच रहा हो, तब राहुल गांधी सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री को ले रहे हैं। इसके मतलब क्या है? हमको लगता है कि आज कांग्रेस को डिकोड करने की स्थिति है, क्योंकि इससे पहले कभी यह अंदाज नहीं था। इससे पहले की परिस्थितियां इस रूप में आई भी नहीं थी। लेकिन फिर भी हमें लगता है जरा आज कुछ पन्नों को पलटेंगे और जरा इस सिलसिले को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कांग्रेस का मतलब मौजूदा वक्त में क्या है, राहुल गांधी का मतलब मौजूदा वक्त में क्या है और राजस्थान में जो कांग्रेस के भीतर हो रहा है उसके मतलब और मायने क्या है। अगर आप पन्नों को पलटेंगे तो आपके जहन में तुरंत इस बात का जिक्र होगा कि सत्ता से कौन लड़े जो मोदी और अमित शाह की सत्ता है। एजेंसी आपके दरवाजे पर खड़ी होगी या फिर लोभ के लिए करोड़ों रुपए लेकर उनका कोई व्यक्ति आपको खरीदने के लिए तैयार होगा। विधायकों की स्थिति, सांसदों की स्थिति, नेताओं की स्थिति इस देश में जितनी खरोख फरोख्त बीते लगभग 6 बरस में हुई है, उनकी तादाद 121 ऐसे हैं जो कि पदों पर थे, बाकी लगभग 70 ऐसे हैं जो पदों पर नहीं थे, यानी 190 का आंकड़ा तकरीबन पहुंचता है। और जिन नेताओं के दरवाजे पर सीबीआई, ईडी की टीम पहुंची, वैसे नेताओं की तादाद इस देश के भीतर में लगभग 2 दर्जन है, जो छत्रप भी जिसमें शामिल होते हैं। शायद इसीलिए इस कतार को जब हम आप देखते हैं तो ऐसे में आपके सामने एक के बाद एक नाम आएंगे। ममता बनर्जी जो कल तक विरोध करती थी, आज वो खामोश क्यों है? कलकत्ता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर हुआ और ममता बनर्जी ने गुणगान श्यामा प्रसाद मुखर्जी का करना शुरू कर दिया। वही ममता बनर्जी जो कल तक आरएसएस को निशाने पर लेने से चूकती नहीं थी। क्या यह समझौता भुवनेश्वर की बैठक में हुआ जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी ममता बनर्जी के साथ? हो सकता है। कल तक अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लेते थे, आज की तारीख में वो कांग्रेस को निशाने पर लेने लगे हैं। और खास तौर से मौजूदा वक्त में बीते 3 महीनों में जो बदलाव आया है उसमें लगता है अरविंद केजरीवाल लगभग नतमस्तक हैं अमित शाह के सामने और उनके जो बोल हैं वह रेंग रहे हैं। कमोवेश यही स्थिति देखिएगा तो आप नवीन पटनायक की खामोशी देखिए, वह भी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, छत्रप है, कुछ नहीं बोलेंगे। केसीआर को देखिए जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। वाईएसआर के बेटे जगन रेड्डी को देखिए, वह भी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां से भी आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। उत्तर प्रदेश बिल्कुल बगल में है। मायावती तो तैयार हो गई कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जो बात बीजेपी कहने से हिचक रही थी उसको मायावती ने बीजेपी बनकर कह दिया। अखिलेश यादव कमोवेश टीका टिप्पणी बड़ी छोटी सी करते हैं, बड़ी महीन करते हैं और उसके बाद पतली गली से निकल जाते हैं, यानी वह भी खामोश है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और ठीक इसी वक्त में सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा शब्द से अलंकृत करने की परिस्थिति में अगर अशोक गहलोत आ गए हैं तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि यह एक बिल्कुल नई परिस्थिति है। बड़े सॉफ्ट माने जाते रहे हैं अशोक गहलोत, बड़ी खामोशी के साथ सत्ता संचालन करते रहे हैं। जयपुर से दिल्ली नहीं, कई राज्यों के वह अपने तौर पर प्रभारी रहे हैं और बड़ी शालीनता से पेश आते हैं, लेकिन ये नए शब्द उनके जरिए सुने जा रहे हैं, वह भी अपने ही पार्टी के नेता को लेकर। इतना आक्रोश क्यों है उनके भीतर में? इस सिलसिले को शुरू करने से पहले हमें लगता है 2-3 बातें और जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति जो है वो बेहद त्रासदीदायक है। अगर आप चले जाइए, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस वक्त कांग्रेस के पास जितने वोट थे वह वोट 48% हुआ करते थे। एक दशक के बाद 98 में आइएगा
तो कांग्रेस के वोट घटकर लगभग 25-26% हो गए, यानी आधे वोट गायब हो गए। उसके बाद एक दशक के बाद फिर आइएगा, 2009 में आइएगा, तो वो वोट लगभग 28% थे, 28-29%। सत्ता मनमोहन सिंह की ही थी। उसके बाद जब 2014 में आइएगा तो वोट घट के 19% आ गए। यह एक 19-19.5%, यह एक स्थिति है जो कांग्रेस के भीतर की दिखाती है। लेकिन उसके बाद का दूसरा सच क्या है? दूसरा सच यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 1989 के बाद से नहीं आ पाई है, बिहार में 1990 के बाद से नहीं आ पाई है, पश्चिम बंगाल में तो 1977 के बाद से नहीं आ पाई है। सिद्धार्थ शंकर रे हर किसी को याद आते हैं, वो आखिरी नेता शख्स। तमिलनाडु में 1967 के बाद से ही नहीं आ पाई है, गुजरात में 1985 के बाद से नहीं आ पाई है, ओडिशा में 2000 के बाद से नहीं आ पाई है, 15 बरस के बाद मध्य प्रदेश में भी आई तो वहां स्थिति नाजुक हो गई और उसके बाद उनके ही अपने विधायक शिफ्ट हो गए, चले गए बीजेपी में। यह एक नया खेल था। अभी तक था कि वोट बैंक कांग्रेस कैसे बनाए, उससे लड़ना था। एक दूसरी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई जहां अगर आप जीत भी जाएं तो उसको बचाएं कैसे। उसको बचाने की स्थिति में भी नई फिलॉसफी जो मोदी और अमित शाह की है उसमें कांग्रेस टिक नहीं पाती है। इसलिए जब उस पर आप नजर डालेंगे कि कहां कहां किस किस रूप में इन्होंने सत्ता गंवानी शुरू की, तो उसके बाद आपको एक के बाद एक राज्य नजर आते चले जाएंगे। मसलन मध्य प्रदेश में लगभग 24 कांग्रेस विधायक शिफ्ट हो गए, सत्ता बदल गई। महाराष्ट्र में शिवसेना के अंडर में आपको जाना पड़ गया, विचारधारा मिलती नहीं फिर भी गए आप, एक नई फिलॉसफी थी। कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी, लेकिन 17 कांग्रेस और जेडीएस के विधायक शिफ्ट हो गए, बीजेपी की सरकार बन गई। बिहार में नीतीश कुमार ही शिफ्ट हो गए पूरी तरीके से और उसके बाद कांग्रेस के विधायक भी नीतीश कुमार के साथ चले गए और सत्ता भोगने लगे और दूसरी तरफ बीजेपी साथ में आकर खड़ी हो गई। आरजेडी को किसी ने पूछा नहीं। सिक्किम में तो बिना कोई विधायक के भी किस तरीके से वहां पर एसडीएफ के 10 विधायक गए और कैसे किया, वो एक अलग किस्सा है। राज्य छोटा है लेकिन वो एक नया प्रयोग था। गोवा में भी कमोवेश यही स्थिति आई और सत्ता में आने के बाद तकरीबन कांग्रेस और एमजीपी के जो थे लगभग कई विधायक यहां से वहां शिफ्ट हो गए। यानी बीजेपी जो सत्ता में आई जब 13 विधायक थे, आज की तारीख में 27 विधायक है। ये एक नई परिस्थिति थी। इन परिस्थितियों के बीच में राहुल गांधी की भूमिका हमें लगता है बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी इस पूरे पीरियड में जो सफर हम उनको बतला रहे हैं उस सफर को परखिएगा तो राहुल गांधी युवाओं से घिरे हुए थे और लगता यह था कि राहुल गांधी एकदम खामोश व्यक्ति है, किसी भी काबिल है या नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द का जो युवा तबका था, जो एक इंटेलेक्चुअली माना जाता था, उसमें नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नहीं है, सचिन पायलट अब होंगे या नहीं होंगे, सस्पेंस नहीं है, बहुत चीजें साफ हो गई हैं कि शायद अब वो नहीं होंगे, लौट आए तो बहुत बड़ी बात होगी। जतिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, जितेंद्र सिंह, आरपीएन सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो कि माना जाता था कि एक युवा ब्रिगेड है जिसको राहुल गांधी अपने साथ लेकर चलेंगे। लेकिन नई परिस्थिति जो कांग्रेस के भीतर बनी है उसमें ध्यान दीजिए कि कांग्रेस में चाहे जितनी भी उठापटक हो रही हो, बुजुर्ग और युवाओं की उठापटक हो रही हो, आपस में टकराव हो, सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं, अपने तौर पर अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, इस टकराव के बीच में भी अपने आप को अलग किया है राहुल गांधी ने। यह एक बिल्कुल नई परिस्थिति है। इसकी वजह है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस का एक अपना पारंपरिक वोट बैंक था जो कि अब 10-12% से अतिरिक्त हो नहीं पा रहा है। और कांग्रेस जब तक इस रूप में सक्रिय रही जो उसके पास कोई नेता नहीं है, नेता कोई था नहीं, नेता कोई है नहीं, जो कि वाकई उस नजर से आए जो एक करिश्मेटिक लगे, जो करिश्माई लगे। राहुल गांधी अपने तौर पर सीधे अटैक कर रहे हैं, कांग्रेस अटैक नहीं कर रही है। हम जितने नाम लिए उसमें कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा जिसने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला हो, वक्तव्यों से ही बोला हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे सिंधिया हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे जितेंद्र सिंह हो, चाहे आरपीएन सिंह हो। सीधे तौर पर जितनी तीखे अंदाज में राहुल गांधी कह रहे हैं उतने तीखे अंदाज में आप कांग्रेस के भीतर किसी नेता को नहीं टटोल पाइएगा। हां, सुरजेवाला कभी कभी इस बात का जिक्र अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बड़े तीखे अंदाज में कहते हैं और हमें तो यह भी जानकारी है कि सुरजेवाला को भी बीजेपी ने या सत्ता ने अपने साथ लेने का प्रयास किया। वो नहीं बिके, नहीं गए, वो एक अलग मसला है, लेकिन वह कमोवेश राहुल गांधी के साथ खड़े गए, यह भी एक स्थिति जरूर है। लेकिन इसका एक दूसरा सच भी है। राहुल गांधी जिस छवि को गढ़ रहे हैं या राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर अपनी जिस छवि को बना रहे हैं वो पहली बार पार्टी से इतर है। कांग्रेस पार्टी आपको नरेंद्र मोदी से लड़ती हुई दिखाई नहीं देगी, राहुल गांधी लड़ते हुए दिखाई देंगे।
ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि बीजेपी से बड़ी की, आरएसएस से भी बड़ी कर ली और वो एक करिश्माई नेता के तौर पर आ गए। और इस करिश्माई नेता के औरे तले वह तमाम छत्रप डरे, वह तमाम जो उस गठबंधन के लोग थे वो साथ चिमटे रहे या साथ आने की स्थिति में आ गए, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर में कोई नेता कभी नहीं था, कोई नेता रहा नहीं इस दौर में। अगर हम एक परिस्थिति देखें, इंदिरा के बाद एक स्थिति बिगड़ी, मान लीजिए राजीव गांधी को भी आप मानते हैं, उनका भी व्यक्तित्व एक करिश्माई था अपने तौर पर, लेकिन वह भी उसके बाद की स्थिति इस रूप में कोई उभर नहीं पाई। तो क्या राहुल गांधी अपनी छवि नए सिरे से गढ़ रहे हैं, जहां वो जान रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब तो गांधी परिवार होगा ही, लेकिन गांधी परिवार की अपनी भूमिका क्या पार्टी को से आंख मूंद कर अलग से क्रिएट की जाए? क्योंकि एक वक्त जब वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने युवाओं का साथ देना शुरू किया, तब हल्ला हुआ कि जो पुराने लोग हैं उनका क्या कीजिएगा, उनको संगठन में डालिएगा, नहीं डालिएगा, मेल मिलाप करके चलिएगा या बैलेंसिंग पावर लाइएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में देखिए 2019 के चुनाव परिणाम के बाद इस स्ट्रेटेजी राहुल गांधी ने बदल दी। उन्होंने खुद को अलग तलग कर दिया। वो जानते थे कि मीडिया साथ नहीं देगा, तो ध्यान दीजिए वो यूट्यूब चैनल तक खोल लिया उन्होंने अपना। उन्होंने उनका कोई इंटरव्यू किस रूप में दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, क्या लेगा, उन्होंने अपने तौर पर इंटरव्यू लेना शुरू किया। उन्होंने वो तमाम प्रयोग नए शुरू किए जिससे वो अपनी छवि को खुद गढ़ सके। वो छवि पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। लेकिन जिस तरीके से कभी भी बीजेपी इस रूप में नहीं थी जिस रूप में मौजूदा वक्त में है, बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में सक्रिय थी, या 1980 के बाद से बनने के बाद देखिए बीजेपी की एक भूमिका थी, संघ की एक भूमिका थी। मौजूदा वक्त में दोनों की कोई भूमिका नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स की कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ भूमिका दो ही शख्स की है, प्रधानमंत्री मोदी हैं या गृह मंत्री अमित शाह हैं। इन्होंने जो अपनी करिश्माई छवि को बनाया वह अपनी बदौलत बनाया, पार्टी के भरोसे नहीं बनाया, बल्कि पार्टी को खुद पर आश्रित कर लिया। तो वह तमाम नेता जो चाहे असंतुष्ट हो, वह तमाम मंत्री चाहे वो सोचते हैं उनके पास कोई काम ना, कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि करिश्माई नेता वही है जो मौजूदा वक्त में उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। तो क्या राहुल गांधी अपनी छवि को इसलिए गढ़ रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर आप देखें जो उन्होंने नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक हमले करने शुरू किए हैं, नरेंद्र मोदी दरअसल अपने निर्णय और नीतियों की वजह से मौजूदा वक्त में धराशायी भी हुए, और कोरोना वायरस तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। WHO ने चेता दिया, भारत में मेडिकल एसोसिएशन तक ने कर दिया कि ये जिस तरीके से फैल रहा है और अब ये कम्युनिटी में फैलेगा और उसका असर क्या होगा, लाखों लोग किस रूप में स्थिति बिगड़ सकती है, और प्रांत दर प्रांत अब जो ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है, तब ये सवाल है कि आपने ताली क्यों बजवाई, आपने दिया क्यों जलवाया, शंख क्यों बजवाया, क्या कर रहे थे आप, ये कौन सी। और उसके बाद अगर एक एक नीतियों को देखना करिए तो चाइना को लेकर भी कमोवेश फेल हुए, ये फैक्ट है। सवाल सिर्फ राहुल गांधी के कहने का नहीं है। ये जो छवि थी, जो इससे पहले स्ट्रेटेजिकली छवि स्ट्राइक से जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई थी, वहां से उस बात को उठाइए, एयर स्ट्राइक हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, यानी सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद इकोनॉमी का डामाडोल होना हो, जीडीपी का गलत आंकड़ा आना हो, फिर एनपीए, एनआरसी, सीए का मामला हो, फिर चीन का मामला आ गया और अब कोरोना वायरस का। सारी स्थितियों को अगर देखिएगा तो सत्ता ने लोगों को एक भुलावा दिया है, लेकिन अटैक इस देश में कोई दूसरा नहीं कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं। तो यह एक नई परिस्थिति है जिसमें कमोवेश जो कल तक इस बात का जिक्र होता था कि वह पप्पू है, तो एक नई परिस्थिति में वो साथ आके खड़े हो गए हैं। उसकी वजह है क्योंकि मौजूदा वक्त में लोगों के भीतर एक निराशा है, लोग एक संकट से, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। वो अभी भी नरेंद्र मोदी का विकल्प राहुल गांधी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वह इन बातों को समझ रहे हैं कि जिन बातों का जिक्र नरेंद्र मोदी करते रहे वो बातें सकारात्मक तौर पर अच्छे दिन नहीं ला पाई, वो और बुरी स्थिति में आ गई है। तो फिर इसके मतलब मायने क्या होंगे? तो एक तरफ ये गढ़ने की स्थिति है, दूसरा जो कांग्रेस के भीतर की लड़ाई थी जिसमें लगता था कि कोई किसी को संभालेगा, तो हमें लगता है कि पहली बार गांधी परिवार ने अपने तौर पर उन्हें खुला छोड़ दिया है कि आप कांग्रेस को जैसे भी गढ़ना चाहते हैं गढ़ें,
और उसमें हमारी भागीदारी सिवाय इसके कि आप हमारे दरबार में आएंगे और हमसे जिक्र करेंगे और हम देखेंगे और हम सिर्फ कह सकते हैं कि सब कांग्रेस में बने रहे। क्योंकि जब आप कांग्रेस को परखना शुरू करते हैं तो जरा ये देखिए कि कांग्रेस में मौजूदा वक्त में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जनरल सेक्रेटरीज कौन कौन है और वो किस रूप में काम कर सकते हैं। मसलन अंबिका सोनी जम्मू कश्मीर की सब प्रभारी हैं, वो क्या काम करेंगी जम्मू कश्मीर को लेकर। अविनाश पांडे विदर्भ नागपुर से आते हैं, वो राजस्थान को लेकर किस रूप में फेल हुए यह भी नजर आ गया। गुलाम नबी आजाद हरियाणा के प्रभारी हैं, उनकी समझ हरियाणा को लेकर क्या है। हरीश रावत असम को प्रभारी हैं, उनकी समझ क्या है। केसी वेणुगोपाल कर्नाटक के प्रभारी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, मुकुल वासनिक मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के प्रभारी हैं, शंकर सिंह गोहिल बिहार के प्रभारी हैं। इन नामों का जिक्र करते करते तुरंत आइए प्रियंका गांधी भी तो जनरल सेक्रेटरी हैं, वह कहां की प्रभारी है। मौजूदा वक्त में कागज पर वह पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, पूरे उत्तर प्रदेश की भी प्रभारी नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, लेकिन वो सक्रिय हैं। वो अपना एड्रेस भी लखनऊ का, लेकिन बाकी जितने नाम हमने लिए उन नामों पर जिक्र कीजिएगा तो सबका एड्रेस भी अपने अपने राज्य या दिल्ली का एड्रेस है, प्रभारी वाले राज्य का एड्रेस नहीं है। तो कांग्रेस के भीतर एक बिखराव है। नई परिस्थिति में जो कुछ अगर आपको हम ये पूछ दें कि कौन सेक्रेटरी है कांग्रेस के भीतर का, तो आप हैरत में आ जाएंगे। आप बोलेंगे हम तो कोई नाम जानते नहीं हैं। हम कुछ नाम जैसे बताते हैं, अजय कपूर, अमित देशमुख, ये नाम आपके जहन में होगा, लेकिन कहां के प्रभारी हैं, क्या करते हैं मौजूदा वक्त में, इनका एड्रेस क्या है, ये देखिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। और इनकी पॉलिटिकल साइट पर जाके देखिए। आशीष दुआ, आप बोलेंगे ये कौन है, ये महाराष्ट्र के प्रभारी हैं साहब। मोहंती, विश्वरंजन मोहंती, भूपेन कुमार बरुआ, ये ऐसे नाम हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये सभी सेक्रेटरी लेवल पर हैं कांग्रेस के भीतर में। बीएम संदीप कुमार, बीपी सिंह, बाजीराव खाड़े, सीडी मयप्पन, ये आप नहीं जानते होंगे इन नामों को, क्योंकि कांग्रेस के भीतर में ऐसे सरों को गिनने वालों की तादाद सर गिनते चले जाइए, लेकिन हर कोई अपने आप को कांग्रेसी कहता है, उसी अंदाज में रहता है। और शायद कांग्रेस के भीतर का संकट सबसे बड़ा यह है कि नेचुरल वे में जो उसमें से उभर कर आया उसमें अशोक गहलोत की एक पहचान रही, इससे इनकार नहीं है। सचिन पायलट ने एक पहचान बनाई, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन दोनों ही जब आमने सामने खड़े हैं तो कांग्रेस को नए सिरे से किस रूप में कौन गढ़ेगा, यह भी एक सवाल है। और इस नए कांग्रेस की परिस्थितियों में कांग्रेस को एक करिश्माई नेता चाहिए, जहां पर वह आने वाले दौर को देखते हुए मौजूदा वक्त के निर्णय ले। अभी तक कांग्रेस के भीतर निर्णय तत्काल को लेकर होते थे, आज यह कहना है कह दिया, उसका असर बाद में क्या होगा मुश्किल था, वो नहीं कोई जानता था। राहुल गांधी ने जनेऊ पहन लिया या मंदिर चले गए, वो तत्काल की परिस्थितियां थी जिस दिशा में ये 2019 से पहले चल रहे थे। लेकिन पहली बार ये हर किसी को समझ में आ रहा है कि दूर देखो, उसके अनुसार तत्काल के निर्णय लो, ना कि तत्काल के निर्णय लेकर दूर के रास्ते अब बंद कर दो। तो क्या कांग्रेस के भीतर भी कमोवेश यही स्थिति है? क्योंकि सचिन पायलट को दिग्विजय सिंह कहते हैं ये मेरे बेटे समान है, और अशोक गहलोत कहते हैं ये निकम्मा और नकारा है। कमाल की स्थिति है ये। सवाल है राजस्थान में सरकार बचेगी या जाएगी। सवाल है कांग्रेस के भीतर में पुरानी पीढ़ी रहेगी या नई पीढ़ी आ जाएगी। सवाल यह है कि कांग्रेस के भीतर कितना, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के भीतर नेता कौन होगा। नेता मौजूदा वक्त में वही शख्स होगा जो मौजूदा वक्त के दूसरे नेता को कटघरे में खड़ा करके धराशायी करने की स्थिति में आ जाए, और सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं। इस स्थिति में कांग्रेस कैसे लड़ेगी, किस रूप में लड़ेगी, कौन तैयार होगा, कैसे खड़ा होगा, हमें लगता है इसकी व्यूहरचना धीरे धीरे जनता के भीतर से शुरू होगी। वह किसे एक्सेप्ट करेगी, किस रूप में एक्सेप्ट करेगी। नेताओं के कहने के अंदाज से उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए या नकार दिया जाए, अब यह संभव नहीं है, क्योंकि पहली बार इस देश के भीतर में मौतों का तांडव हो रहा है और उस पर सियासत भी साधी जा रही है। इस देश के भीतर में राजनीति भी हो रही है, सत्ता पाने की होड़ भी है, और लोग मर भी रहे हैं। पहली बार इकोनॉमिक परिस्थिति ऐसी आ गई है कि पूरी की पूरी राजनीतिक सत्ता जो मौजूदा वक्त में दिल्ली में बैठी है, सिर्फ ट्विटर हैंडल पर और व्हाट्सएप पे प्रोपेगेंडा की दिशा में बढ़ रही है। एमएसएमई कैसे संभलेगा कोई नहीं जानता है। छोटे व्यापारियों की स्थिति नाजुक हो गई है। 20% व्यापारी तहस नहस हो गए हैं। 15 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा हो गया है, जो कि खुद ब खुद रिपोर्ट वहां से निकल कर आई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कह रहा है कि स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। किसी भी सेक्टर की स्थिति नाजुक हो गई है। संभलेंगे कैसे, संभालिएगा कैसे? कांग्रेस इसको नए तरीके से क्या गढ़ पाएगी, भविष्य के गर्त में है। लेकिन कल आपसे मिलेंगे राजस्थान को लेकर जो फैसला होने वाला है, उसके बाद ये इस बात की तय होगी तारीख
राजस्थान बिक गया बीजेपी के हाथों या राजस्थान बच गया और बीजेपी यानी सत्ता वो अपने आप को अब नए सिरे से गढ़ने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।